रोल। मेरा नाम निज़ामुद्दीन शेख है। न मैं किसी पार्टी से हूँ, न रहा हूँ, न हूँ। मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ। सोशल और पॉलिटिकल जो इवेंट्स होते हैं उस पर मैं नज़र रखता हूँ और अपने तौर पर मैं एनालिसिस करता हूँ। ना मैं किसी पार्टी के हक में हूँ, न विरोध में। एक इम्पार्शियल सिटीजन के तौर पर मैं चीज़ों को देखता हूँ। आपने एक सवाल उठाया है कांग्रेस पार्टी की स्थापना और अभी वो जो उसका ये मनाया जा रहा है, ये सफ़र जो रहा है, उस सफ़र के पीछे उसके अगराज और मकासद क्या थे, फिर उसमें तब्दीलियाँ कैसी आई, फिर आज़ादी के बाद में मुसलसल तवील मुद्दत के लिए इस मुल्क का गवर्नेंस उनके पास रहा और आज जिस हालत में वो पार्टी है, ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अपने अपने नज़रियात रहेंगे, बेशक रहना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ नज़रियात ही रहेंगे तो हम एक बेहतर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बुनियादी तौर पर पार्टी की स्थापना जब हुई, उस वक्त जंग आज़ादी का मामला था, चल रहा था। महात्मा गांधी जैसे या मौलाना आज़ाद जैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, या उस वक्त उस दौर में भी जो है बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जैसे, वल्लभ भाई पटेल जैसे, रफ़ी अहमद किदवाई जैसे, इस तरह के बड़े बड़े स्कॉलर थे जो मुल्क के हालात को, अवाम के नज़रिए को और जो जुल्म है कॉलोनियल पावर का, उसको बहुत अच्छे ढंग से समझते थे। और आज के जैसे, मतलब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ कि एक अच्छे खासे जाहिल झपटों का भी जो है सियासत में बहुत बड़ा दखल है, वैसा नहीं था। ये सभी लोग जो थे बहुत पढ़े लिखे ज़हीन लोग थे। आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ही कंपोजिशन देखिए, मैं तो उसको समझता हूँ कि हिंदुस्तान की एक क्रीम थी वो। वहाँ भी मुख्तलिफ ख्यालात के लोग थे, मगर जिस ढंग से मुस्बत अंदाज में डिस्कशन डिबेट हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में और कॉन्स्टिट्यूशन को मुरतब किया गया, वो मेरा ख्याल है दुनिया में एक बहुत ही एक अहम मरहला कहा जाएगा और किसी भी मुल्क को बनाने की, तश्कील देने के जद्दोजहद में। बहरहाल वो तो बात की बात है, मगर जब ये तश्कील हुई कांग्रेस की, उस वक्त दो तीन चीज़ें अहम थी। एक तो ये कि अवाम की लीडरशिप जो थी उस वक्त कांग्रेस के पास थी, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल पार्टी का तस्वुर नहीं था। वो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने की जद्दोजहद का मामला था और सब तबकों को साथ में लेकर यूनाइट करके एक वो ताकत पैदा करने का मंसूबा था जो आने वाले दिनों में तवील मुद्दत तक हिंदुस्तान को एक बहुत ही सिविलाइज्ड नेशन के तौर पर, एक मकबूल मुल्क के तौर पर आगे ले जाने का एक मंसूबा था। क़याम अमल में आया और वो बतौर एक आज़ादी के जद्दोजहद की फोर्स के तौर पर आगे बढ़ते गई। एक नुक्ता है जो अक्सर जो है वो बोला नहीं जाता और मिस होता है, वो ये है कि उस वक्त भी वो जो क़याम अमल में आया और जो जमा हुए लोग, उसमें वो तमाम लोग थे, रोशन जहन भी लोग थे और जो संकीर्ण विचारधारा रखने वाले लोग भी उसमें घुस गए थे। और वो सिलसिला
उस वक्त से लेकर अब तक जारी सारी है। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको हम भूल कर नहीं चल सकते, ताकि अगर आपको तज्जिया करना है कांग्रेस पार्टी का तो ये नुक्ता बहुत अहम रोल है। खैर 47 में आज़ादी मिली और उसके बाद में जो मामला हुए हैं वो सब जानते हैं। खून खराबा हुआ, एक ह्यूमैनिटी का कत्लेआम हुआ दोनों तरफ से, एक माइग्रेशन हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, और सैकड़ों सालों की हमारी जो विरासत थी वो मिलजुल कर रहने की, सुख दुख बांटने की, उसको कहीं से चोट लग गई। अब वो बहुत एक तवील सिलसिला है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि उसके लिए जिम्मेदार कौन था कौन नहीं था, वो जो भी था बात था। मगर आज़ादी मिलने के बाद में जाहिर सी बात है वो एक डिफ़ॉल्ट प्रोसेस थी कि कांग्रेस को ही क़यादत मिली मुल्क का निज़ाम चलाने की। और उसके बाद में पहला इलेक्शन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस वो इलेक्शन जीत गई। उसके बाद में सिलसिला शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी का दस्तूर अगर देखेंगे आप ऑन पेपर, बहुत खूबसूरत चीज़ है, गुल बूटों से सजाई गई चीज़ है। वो हमारे कदीम विरासत को भी ध्यान में रखती है, हमारे मध्ययुगीन विरासत को भी ध्यान में रखती है। और इस दौर में जो हिंदुस्तान एक गुलदस्ते के तौर पर जो फला फूला है, पनपा है, उसकी संस्कृति जो एक बहुत ही नायाब शक्ल ले चुकी है, उसको भी ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को साथ में लेकर चलने का एक अहद है उसमें। मसला ये है, आपने कागज पर तो कुछ चीज लिखी, अमल में क्या कर रहे हैं? अब जब मुल्क के गवर्नेंस की बात आती है, आप सरकार में रहते हैं, सरकार चलाने के लिए एक ज़ाब्ता होता है जिसको हम कहते हैं कि भाई एक सिस्टम बनाई जाती है, तो दस्तूर अमल में आता है। दस्तूर अमल में आने के बाद में कम से कम ये तवक्को थी कि जो दस्तूर है एंड उसकी रोशनी में सरकार अपना गवर्नेंस जारी सारी रखे। और सरकार की जब बात हम करते हैं तो अक्सरियत वाली पार्टी जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उस पर रहती है। और तकरीबन 50 साल के लिए कांग्रेस ही जो है बरसरे इक़्तिदार रही है। और उसी कांग्रेस पार्टी ने 47 के बाद में हिंदुस्तान का समाजी और सियासी जो मंजरनामा है उसको चित्रित किया है, वो लैंडस्केप को जो है वो पेंट किया है उन्होंने। हमारे यहाँ ये हुआ है कि वो मेरे ख्याल से 70s तक कोई भी पार्टी हो, मुख्तलिफ पार्टियां थी, और उस वक्त तो एक 3-4 धड़े थे। कांग्रेस थी, जनसंघ था, इधर लेफ्ट बाएं बाजू की पार्टियां भी थी, समाजवादी एक खड़ा था, लोहियाइट वगैरह वगैरह, और सभी पार्टियां अपने अपने आइडियोलॉजी पर चलती थी और इलेक्शन भी आइडियोलॉजी पर लड़े जाते थे। उसके बाद में धीरे धीरे जात पात का राजकारण आ गया, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो आ गया, तो थोड़ा सा जो आइडियोलॉजिकल डायमेंशन था उसमें डाइल्यूशन हो गया। और उसके बाद में 80s के बाद में जो है एक कम्युनल टर्न मिलता है। और ये जब हो रहा था, ये सडन नहीं हुआ, ग्रेजुअली हो रहा था। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास में एक सेक्युलर कहिए या गांधी जी की विचारधारा का एक बहुत बड़ी विरासत थी। नो नॉनसेंस अप्रोच अगेंस्ट कम्युनल फोर्सेस। गांधी जी की हत्या होती और ये मुल्क के सामने आता है कि एक नजरियाती वो अपना एक बेस रखने वाली एक तंजीम है, एक घड़ा है हिंदुस्तान में, भारत में, जो नहीं चाहता है कि गांधी की विचारधारा या सेक्युलर विचारधारा या सर्वधर्म समभाव की विचारधारा ये आगे चले। उनका एजेंडा कुछ और था और उसी दुश्मनी के खातिर उन्होंने गांधी की हत्या की। जो गांधी का हत्यारा है वो मुल्क का हत्यारा है।
जो गांधी का हत्यार है वो कभी नहीं चाहेगा कि ये मुल्क जो है सभी मिलकर एक साथ रहे और अपने मसाइल को मिलजुल कर जो है वो हम उसको सॉल्व करें, ये कभी नहीं चाहता है। उसका जो राजकारण है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनल है। और ये चीज़ जो है कांग्रेस पार्टी या उसकी लीडरशिप पहले से जानती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त में कुछ कोशिशें हुई कि इन एलिमेंट को कांग्रेस से बाहर निकालकर फेंका जाए। वो कुछ हद तक कामयाब हुए मगर पूरी तरह कामयाब नहीं। मगर उसके बाद में जो गिरावट आना शुरू हो गई तो पार्टी में वो एलिमेंट इस तरह बुरी तरह से हावी हो गए कि पार्टी का फेस पब्लिक में एक होता था मगर अमलन पार्टी अंदर से जो है कुछ और थी। और उसकी निशानदही आज बहुत खुले आम पर हो रही है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी जिस ढंग से बढ़ी है या उसको जो तक़वियत मिली है, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने मेहनत की है, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप बेशक उससे इत्तेफाक नहीं रखते हो मगर उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ दिल लगाकर उस पर काम किया। उसके बरखिलाफ आपके पास एक आइडियोलॉजी थी। वो आइडियोलॉजी को मजबूत करने के लिए आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ जो पावर में आने के बाद में हम पावर में कैसा रहेंगे, उसके फल कैसा खाएंगे चखेंगे, इसी पर आपकी तवज्जो रही। वो घर में जो सेंध लग रही थी, कम्युनल एलिमेंट लगा रहे थे, आइडियोलॉजिकल सेंध लगा रहे थे, उसका मुकाबला करने के लिए आपने अपने आइडियोलॉजिकल बेस को कभी भी मजबूत करने की कोशिश नहीं की, न कभी इजहार भी किया उसका। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो ताकत ये बढ़ रही थी, आपके पास सरकार की, आपके पास रूल ऑफ लॉ की, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत थी। आप मुल्क के कानून के तहत उनको जब चाहे जब खत्म कर सकते थे और पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर एक हम आहंगी का माहौल भी पैदा कर सकते थे। आपने वो नहीं किया, बल्कि कांग्रेस की सियासत ये चली कि आइडियोलॉजी तो भाड़ में जाए, नेता पर केंद्रित राजनीति चली कि वो हमारा नेता है तो पार्टी है, हमारा नेता नहीं है तो पार्टी नहीं है। देखिए कितना फर्क होता है। ये बात हमको मानना पड़ेगी, बीजेपी की एक बात मानना पड़ेगी हमें, कोई नेता आए न जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आइडियोलॉजी को कमिट हैं। वो कमिटमेंट कांग्रेस में नहीं है। हम अपने शहर में देखते हैं कांग्रेस पार्टी तब नजर आती है जब हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े नेता जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, उनकी जब आमद होती है तो जरा स्टेशन पर देखिए आप कैसी होड़ लगती है गुलदस्तों की और फूलों की और हारों की। और वो साथ जब निकल जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कांग्रेस पार्टी शहर में है भी कि नहीं है। जो शहर या जो जिला कांग्रेस का बाले किल्ला जिसको कहते थे वो था, आज वो उल्टा हो चुका है। आज बीजेपी का बाले किल्ला हो चुका है और कांग्रेस अपनी जमीन तलाश कर रही है और उनको मिल नहीं रही, क्योंकि ये इक्तदार में ही नहीं मगर यूपीए के 2 दौर में जो है उन्होंने जो खामोशी के साथ काम किया और अपनी जमीन तैयार की है, मामला तैयार करके 2014 में बरसर इक्तदार आने के बाद में जिस अय्यारी से, जिस चालाकी से उन्होंने अपने इक्तदार को सिर्फ मजबूत रखने के नहीं बल्कि पूरी आवाम को 2 धड़ों में बांटने का जितना खूबसूरती से काम किया है, उसका जवाब देने के लिए इनके पास कोई भी अल्टरनेट नहीं है। बल्कि ये इस तरह से दबे घबराए हुए हैं कि अगर माइनॉरिटीज का, दलितों का, मार्जिनलाइज क्लास का सरेआम कत्ले आम भी हो जाए तो इनको कोई नहीं फर्क पड़ता, उसके खिलाफ ये बोलेंगे नहीं। मगर वही आप देखिए किसी नेता को आप गाली दे दीजिए कांग्रेस के, ये लोग रास्ते पर उतर आएंगे। मतलब मुल्क का अमन, शांति, मुल्क का दस्तूर, मुल्क का रूल ऑफ लॉ, उस पर जब हमला होता है ये घरों में बैठे रहेंगे। मगर इनके नेता को अगर कोई बोलेगा तो ये रोड पर उतर आएंगे। तो इससे पता चलता है कि इनका डिग्रेडेशन कितना हो गया है आइडियोलॉजी का।
अब रिसेंटली बात ले लीजिए आप, या रिसेंट के बाद के पहले का आपने देखा है, पिछले 7 साल के दौर में लिंचिंग आम हो चुका है। वो ताकतें जो है हमारे मुल्क के दस्तूर को खुले आम चैलेंज कर रही हैं। वो ताकतें खुले आम हमारे मुल्क के अदलिया को चैलेंज कर रही है। वो ताकतें खुले आम हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को वरगला रही है कि आप भी हमारे साथ आइए। इस हद तक कि आपने दिल्ली, हरिद्वार और मंदसौर में अगर देखेंगे रिसेंट, उसमें खुलकर जो है धज्जियां उड़ाई गई है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, उसके दस्तूर की, उसके अदलिया की। मसला मुसलमानों के जेनोसाइड का नहीं है अभी, और मुसलमानों को भी चाहिए इसको अपना इशू ना बनाए। ये मसला है मुल्क के खिलाफ वॉर डिक्लेयर हो चुका है, मुल्क के दस्तूर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया है इन्होंने, मुल्क के रूल ऑफ लॉ के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया है। उनके सामने मुल्क की अदलिया कोई माने नहीं रखती है। इसका मतलब ये हुआ है कि आप इस मुल्क के शहरी होने के बावजूद भी आपकी सिचुएशन जो है बिल्कुल जीरो पर लाकर रखी गई है। तवक्को तो ये थी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक तरफ तो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है और दूसरी तरफ अपोजिशन है, और अपने आप को सेकुलर कहने वाले, वो कम से कम उठकर कुछ बोलते तो, कुछ आवाजें तो निकालते। ठीक है, मुसलमानों के हक पर न बोलिए, मगर दस्तूर पर हमला हो रहा है उसके लिए तो कुछ बोलिए आप। वो दस्तूर रहेगा तो आप रहेंगे, आपका वजूद रहेगा। वो दस्तूर ही खत्म हो जाएगा तो आप कहां जाएंगे? मुसलमानों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मुसलमानों के पास खोने के लिए सिर्फ एक चीज बची है, वो उनकी जान है। जान देने वाला अल्लाह मियां है, जान लेने वाला अल्लाह मियां है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मसला ये है कि आप अगर ये कहकर अगर खड़े होते हैं आज के माहौल में कि सिर्फ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो मेरे नजरिए बेशक मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, सिस्टमिक नाइंसाफी है। सिस्टम में इतना रचा बसा है वो नाइंसाफी, वो बायस की उसका अंदाजा करना मुश्किल है। बेशक ये है, मगर उसके साथ साथ आप देखेंगे कि दलितों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, मार्जिनलाइज क्लास पर अत्याचार हो रहे हैं, क्रिश्चियंस पर अत्याचार हो रहे हैं, जहां जो कमजोर है उस पर अत्याचार हो रहा है। मसला अभी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का भी नहीं है, मसला ये है कि ये 7 साल में मुल्क बिक चुका है। आम आदमी के रहने का मसला अब खड़ा हो गया है। बेरोजगारी है, इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट है, सोशल डिसएम्पावरमेंट है। आप देखेंगे तो ये इकोनॉमिकल, तालीमी, हेल्थ के ये सब मसाइल जो हैं वो कॉमन है, चाहे वो मुसलमान रहे चाहे कोई भी रहे। हमारे में मुख्तलिफ कोई चीज अगर पाई जाती है तो आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूं, ठीक है, मगर इश्यूज सेम है, मसले हमारे सेम, क्यों ना हम उसको एक बनाकर लड़ें। ये तो अवाम तो चाह रही है, मगर जो ट्रिगर होता है उसको पॉलिटिकल ट्रिगर, वो पॉलिटिकल पार्टीज को देना है, वो उसके लिए तैयार नहीं है। और उसमें खास तौर पर कांग्रेस का बड़ा रोल है, क्योंकि इतने साल वो इक़्तिदार में रही है, आज भी नेशनल लेवल की एक बड़ी पार्टी है। लोगों को, अवाम को तवक्कुआत हैं इनसे कि ये कुछ करेंगे, ये कुछ बोलेंगे, ये अपने पैरों पर खड़े होंगे, मगर लगता ये है इनके इसमें रीढ़ की हड्डी ही नहीं। पिछले 137 वर्धापन दिन कल मनाया गया, तो इसके बारे में आप लास्ट क्या कहेंगे? बहुत कड़वी बात है और मैं माफी के साथ कहूँगा, ये वर्धापन दिन नहीं था, ये सेंड ऑफ दिन था ये। क्योंकि आज के हालत में अगर तजिया करेंगे आप, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कहीं से इमर्ज होगी, क्योंकि लीडरशिप खत्म हो चुकी है, नजरियात खत्म हो चुके हैं, वो अज़्म जो था लीडरशिप में होना चाहिए वो खत्म हो चुका है। सेंटर में भी वही हाल है, स्टेट में भी वही हाल है। जब लीडर नहीं रहेगा तो पार्टी कहां से रहेगी साहब? ये तो चल चलाओ है, मुझे ये लग रहा है। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि एक मजबूत अपोजिशन भारत में रहे, बिल्कुल रहे, असर्ट करने वाला रहे। और ऐसी जो फैसिस्ट ताकतें अब बरसर इक़्तिदार आई, वहां पर आइडियोलॉजिकली बेस्ड पार्टियों की अपोजिशन की जरूरत है।
पब्लिक बेहाल है, वो चाह रहे हैं कोई सहारा, वो देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कोई एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव चाहे, मगर ये कुछ उसमें है नहीं। अभी भी जो है तकब्बुर में कमी नहीं आई है, वही तकब्बुर है गोया कि ये अभी भी बरसरे इक़्तिदार है। हालात इतने खराब हैं, चाहे आज की पार्टी वो इक़्तिदार में रहे या न रहे, कोई भी पार्टी कल अगर इक़्तिदार में आती है, इन्होंने जो गंद फैलाई है उसको दूर करने की किसी में भी वो जरूरत नहीं होगी। मैं इतना मानता हूँ, हालात इतने खराब हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ एज अ सोशल साइंटिस्ट, अब अवाम को कम से कम हमारा पढ़ा लिखा मिडिल क्लास जो साइलेंट हो चुका है, वो क्रिमिनल साइलेंस है, वक्त आपको माफ नहीं करेगा। आप ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिए कि आने वाले जनरेशन के लिए आप क्या छोड़कर जा रहे हैं। अगर यही हालत में आप अब दुनिया से रुखसत होते हैं तो वहां भी आपकी ये नहीं है माफी तलाफी नहीं, यहाँ के आने वाली जनरेशन भी आपको माफ नहीं करेगी। मैं इतना कहना चाहूँगा। शुक्रिया जनाब।